खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश हो या देश, पूरी जगह एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, वो है किसान। किसानों को लेकर मोदी सरकार हो या प्रदेश की बीजेपी सरकार हो, दोनों ये कहते नजर आ रहे हैं कि कृषि संशोधन विधेयक से किसानों का भला होगा और इसका एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। जो पूर्ववत व्यवस्था है वो अलग से चलेगी, परंतु नई व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलेगा, साथ साथ उनको यह अधिकार होगा कि वे कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते। इस पूरे मामले में कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है कि ये किसानों के लिए काला बिल है। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये काला बिल है तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वो इस तरीके के नियमों का समर्थन क्यों कर रही है। सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस पहले योजनाएं लाती है और उन योजनाओं को अगर बीजेपी अमल में ला रही है तो उसका वो अब विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये खूबी भी है कि अगर कोई योजना में कमी है, खामी है तो उसकी आलोचना भी होना चाहिए, विरोध भी होना चाहिए, परंतु बिना किसी का परीक्षण किए और उसका विरोध कर देना ये भी एक हद से किसी वर्ग के साथ भी अन्याय है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय बात करूँ। अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं आनंद तारण जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अविनाश जी रहेंगे और यहाँ हमें इन सारी परिस्थितियों के बारे में अवगत कराएंगे। सबसे पहला सवाल तारण जी आपसे, किसान बिल को लेकर कांग्रेस बिल्कुल उबली हुई है इस समय और जगह जगह जो है आपके नेता इस बिल के विरोध में बयान दे रहे हैं, धरने दे रहे हैं, कुछ सड़कों के उपयोग में कुछ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या है ये मुद्दा? देखिए प्रकाश जी, एक बात तो साफ है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंत्री ने इस बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया तो उससे क्लियर है कि कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं और अगर कांग्रेस विपक्ष में है और उसने अगर विरोध किया तो क्या गलत करते हैं। निश्चित रूप से ये काला विधेयक है, काला बिल है और इसको पिछले रास्ते से जिस तरह से लागू और ध्वनि मत से लागू करवाया, भाई विरोध कर रहे हैं उसमें चर्चा करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा अभी आपने बोला कि भाई अगर कोई चीज़ है उस पर चर्चा करनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार थी उस समय अगर ये बिल आया था उसमें चर्चा हुई, चर्चा के बाद जब आम सहमति नहीं बनी तो बिल को वापस कर लिया गया। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने उसी बिल को कांग्रेस ने हमेशा जिन चीज़ों की लेके आई है, जैसे जीएसटी लेके आई थी कांग्रेस, तो आपने देखा होगा जीएसटी का भाजपा ने बहुत विरोध किया। आज जीएसटी ला दिया, लेकिन जीएसटी के कारण कितनी तकलीफ है, पूरा व्यापार जगत आज शांत हो गया। कितने व्यापारियों को तकलीफ है जीएसटी के कारण? कुछ नहीं। नोटबंदी का मामला था, नोटबंदी में उन्होंने बोला कि हम 50 दिन में कहीं भी आके खड़ा हूँ, कुछ नहीं हुआ। अगर लॉकडाउन का मामला आया, लॉकडाउन में उन्होंने बोला कि हम कोई 21 दिन में हम कोरोना को भगा देंगे, लेकिन आज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, लॉकडाउन आपने खोल दिया। और किस तरह की स्थिति हो गई है ये भी पूरा देश देख रहा है। जहाँ तक किसान बिल की बात है, किसान बिल पे निश्चित रूप से उस समय कांग्रेस ने कोशिश की थी कि सबको एक बात लेके आए, सबसे चर्चा की, जब लगा कि सर्वसम्मति नहीं हो रही तो कांग्रेस ने वापस ले लिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने इसको किसी से चर्चा नहीं करी, किसी से चर्चा करते, अगर चर्चा करते तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्राणी ने इस्तीफा दिया? क्यों उस यूपी एनडीए घटक की एक मंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया? दोनों सदन चर्चा के लिए होते हैं। आपने उसमें चर्चा भी की, आपके कुछ सदस्यों ने या अन्य विपक्षी दलों ने उपसभापति के जो आसन है उसके माइक तोड़ डाले, रूल बुक फाड़ डाली। तो ये चर्चा के बाद ये जो अलग से हुड़दंग मचा था वो भी हो गया पूरा कार्यक्रम। अब इसके बाद क्या? देखिए प्रकाश जी, जब हम सोच के ही बैठेंगे हमें तो ये करना है और करना है तो आप बहुमत से करते तो चलो बात समझ में आती। जब आपकी घटक दल की एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की सरकार ने? क्यों सरकार उससे अलग हट रही है? क्यों सरकार अपनी मनमानी में तुली हुई है? क्यों सरकार ने अपने तीनों विधेयक पास कर लिए? भाई क्या कारण रहा है? ऐसा कौन सा मामला था कि आज जब कोरोना का संकट चल रहा है पूरे देश में तो क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि इसको लाने से? कौन सा इसमें बहुत बड़ा वो आफत बच जाती सरकार देश की और तकलीफ नहीं होती देश में? ये किस तरह की सरकार है? और केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, पूंजीपतियों को लाभ कर पहुंचाने के लिए ये बिल लेके आया गया है। अभी इसके अंदर एक चीज और आई थी कि साहब
किसान से किसान व्यापारी को माल देगा, व्यापारी 3 दिन के अंदर उसे पेमेंट करेगा। अगर वो 3 दिन में पेमेंट नहीं करता तो साहब एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम 7 दिन में उसका निकालेगा। अगर एसडीएम 7 दिन में नहीं निकालेगा तो एडीएम के पास जाएगा मामला। एडीएम 1 महीने का टाइम है उसके लिए, अगर वहां भी नहीं होगा तो 1 महीने के लिए कलेक्टर के पास गए, मतलब 2.5 महीने इस प्रोसेस में लग गए। किसान तो मर जाएगा, उसे तो आत्महत्या करना पड़ेगी। तो किस तरह की जो नीति लेके आए भाई, आपने हमारे इधर तोला उधर उसे चेक दो, पेमेंट करिए उसका, ये तरीका हो। किस तरह की नीति लेके आए, तो यही तो है ना। सुन ही नहीं रहे, वो डिस्प्यूट पर है। अगर आपका कहीं विवाद हो जाता है, अब आप सुनिएगा, इस बिल में ये है कि सबसे पहले तो व्यापारी या जो कंपनी है वो किसान के खेत में ही जाके उसको बता देगी, साहब ये फसल तुम्हारी हो रही है गेहूं की, इसका पैसा हम देंगे आपको, आप इसको उगाइए। उसका नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी व्यापारी की, उसको कोई मतलब नहीं है किसान को सिर्फ पैसे से मतलब रहेगा। एक बात। अब दूसरी बात ये है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि अगर कंपनी समय पे पैसा नहीं देगी तो सरकार ने अपने पास ये प्रावधान रखा है कि एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, एक सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे छोटी अदालत, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने 3 सीढ़ियाँ भी रख दी हैं कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसे तत्काल वहाँ पर सजा भी दी जाए। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि साहब मंडियों में जाना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपने मंडियों की स्थिति देखी है, हर बार खरीद होती है, आपने वो भी हालात देखे होंगे। सवाल ये है कि अगर प्राइवेट कंपनियां आती हैं और वो किसी की उपज खरीद रही हैं, ये चीज़ आपने ही, आपके नेता कपिल सिब्बल लोकसभा में मंडी के विरोध में ही बोलते नजर आ रहे हैं। मैंने आपको सुनवाया भी पूरा एपिसोड। सवाल ये है कि कांग्रेस ऐसा दोहरा चरित्र क्यों रख रही है? प्रकाश जी कहाँ दोहरा चरित्र? वो 1912 की बात है जो आप बोल रहे हैं कपिल सिब्बल। 1912 नहीं, 2012 की, 2012 की है। 2012 में अगर उन्होंने बोला है, उस समय की देशकाल परिस्थिति की बात थी, और इसके बाद कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। उस समय किसान मजबूत था। अरे आप सुनिए तो पहले, उस समय मैंने आपसे क्या बोला कि जब संसद में इस चीज का विरोध हुआ तो कांग्रेस ने उस बिल को वापस ले लिया। तो उसमें कांग्रेस ने एक अच्छा ही काम किया ना। लेकिन आज किस तरह से इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से उसी बिल को लाके खड़ा कर दिया और किस तरह से किसान विरोधी बना दिया। इसमें कांग्रेस ने अगर इस बात का विरोध किया, सुनिए, संसद पर प्रतिदिन करोड़ों रुपए खर्च होता है कि नहीं होता? होता है। आप कोई योजना लाए, या तो आपको पता ही नहीं था कि ये योजना क्या है। आपके कपिल सिब्बल जी अगर उस बारे में बोल रहे हैं कि नहीं साहब, फसलों का जो मूल्य निर्धारण है वो मंडियों की बजाय कंपनियों के हाथों में होना चाहिए था, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, क्या कपिल सिब्बल तब गलत थे या आप गलत हैं? देखिए कपिल, मैंने आपसे क्या बोला कि उस समय जब उस बिल का विरोध हुआ, सुनिए आप बहुत गंभीरता के साथ, मैंने आपसे ये बोला कि उस समय जब बिल का विरोध हुआ उस समय कांग्रेस ने बिल को वापस ले लिया। तो कपिल सिब्बल जी गलत और सही की तो कोई बात ही नहीं है। बात आज की हो रही है। आज पूरा देश, पूरे किसान सब उसका विरोध कर रहे हैं और रोड पे आ गए हैं। हर आदमी उसे काला अध्याय बता रहा है, हर पार्टी उसका विरोध कर रही। और यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित यूपीए एनडीए सरकार है, उसके जो मंत्राणी थी उसने भी विरोध में इस्तीफा दिया। तो निश्चित रूप से कलंक तो उनके ऊपर लगेगा इस बात में। चलिए इसको बंद कर लीजिए पहले आप, और मुझे बताइए अविनाश जी कि ये जो कांग्रेस का दोहरा चरित्र है या किसी भी दल का, आपने देखा होगा फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें हम, या जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, या फिर यहाँ जीएसटी की बात करें, या ये किसान बिल की बात करें, ये सारी की सारी विषय वस्तुएं कांग्रेस के समय पे आई और उनको लागू किया है बीजेपी ने, या कर रही है अब वो। तो आपको क्या लगता है, ये मतलब नेताओं की कुछ जुगाली चलती है आपस में कि नहीं तुम भी विरोध करते रहो, हम भी विरोध करते रहें और देश का नुकसान होता रहे? भाई कोई योजना आई क्यों पहली बार? अगर आई थी उस समय तो उसके लिए कांग्रेस माफी मांग ले कि साहब इतने दिन हमने संसद का इतना पैसा बर्बाद किया, उसमें जनता की भरपाई हम करने को तैयार। इसमें क्या है कि मंडी और जो प्राइवेट सेक्टर के बीच में देखिए, इसमें दो वो हैं। एक तो क्या है, अनलिटरेट लोग हैं, किसान लोग। जैसे इन्होंने कहा कि साहब ऐसा करेंगे, आप कलकत्ता में इधर बैठे बैठे बेच लेंगे, तो 20% या 12 से 18% लोग होंगे जो शिक्षित होंगे किसानों में, है ना। तो 80% और 82% लोग तो अशिक्षित हैं।
तो ये जो मंडी और प्राइवेट सेक्टर के बीच का जो मामला है, जैसे इन्होंने ई मंडी शुरू करेंगे, तो ई मंडी का मतलब ये है कि एक कोई ना कोई एक उस गांव में वहाँ पे एक आपको वो बनाना पड़ेगा जिससे वो किसान उससे बातचीत कर पाए, या वो किसान वो जो ट्रेडिंग कंपनी है, मान लो ट्रेडिंग की कंपनी मान लें ई वाली, तो वो उससे ये कहे कि साहब इतने में बिक रहा है, मैं इतने में बेच दूंगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये निश्चित बात है कि अब जब कोई विधेयक आता है तो उसका अच्छे बुरे का ज्ञान जब होता है जब पूरी तरह से वो हाँ है ना उपयोग होता है। अब इसमें मंडी वाले इसलिए हैं कि मंडी वालों में दीमक लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, है ना। तो अब वो क्या है कि वो किसान जब जाते हैं, कोई भी पार्टी हो, जब किसान जब मंडी में, तो मंडी वालों की उसमें आमदनी ख़त्म होगी, जो ऊपर की आमदनी है वो ख़त्म होगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब किसान जो विधेयक है वो किसान देखिए अनलिटरेट है, उसको इतना समझ नहीं है कि इससे हमें लाभ होगा कि कंफ्यूज है, और इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। अब कारण ये आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये सच नहीं है कि महाराष्ट्र हो या पंजाब हो, यहाँ कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ समर्थित नेताओं का एक नेक्सस है, जो ये जो सहकारिता के नाम पर या फिर मंडियों के नाम पर उनका कब्जा है, और वो एक लंबी राशि उनको प्रति माह या प्रतिदिन मिलती है। तो ये नियम आने के बाद फिर एकाधिकार नहीं रह जाएगा। फिर ये होगा कि कलकत्ता का व्यापारी अगर उसको सीहोर का गेहूँ पसंद है सरबती, तो वो तो आएगा, कहेगा भैया यहाँ 4000 में दो, मैं लेके जा, तो उसको ना टैक्स चुकाना पड़ेगा, ना मंडी की बाध्यता होगी, और किसान को फायदा होगा उसको। इसमें आपको क्या परेशानी है? देखिए प्रकाश जी, आज भी हिंदुस्तान में कहीं से भी कहीं कोई आदमी माल ले जा सकता है, पर टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स तो आज भी देना पड़ता है, कल भी देना पड़ेगा। सुन लीजिए, आप टैक्स तो हमेशा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। मंडी जब के थ्रू अगर वो होगा व्यापार, तो फिर टैक्स देना। अभी तो सरकार अभी सुनिए, अभी तो केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब मामले जो रहेंगे मध्य प्रदेश के अगर रहेंगे, तो मध्य प्रदेश सरकार उसमें निर्णय करेगी हमें क्या लेना। इसमें सुनिए, मैं आपको आगे की और चीज बता देता हूँ। जैसे भोपाल को छोड़ दीजिए, तो चलिए सीहोर, हरदा, विदिशा, यहाँ की कृषि उपज मंडियाँ इतनी शक्तिशाली हैं, या इतना उपज आती है वहाँ पर कि उनको टैक्स के नाम पर ही करोड़ों रुपए मिलता है। आपको मालूम है ये पैसा कहाँ जाता है? जो टैक्स आता है, जो सरकार जो एक समिति है, उस समिति में जाता है, मंडी बोर्ड में जाता है, मंडी बोर्ड में जाता है। आप भोले बन रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाता है वो पैसा। वो पैसा जाता है उन नेताओं के क्षेत्रों में जो चाहते पावरफुल होते हैं। जैसे मान लीजिए सीहोर की कृषि उपज मंडी है, अगर उसकी आय प्रति साल अगर 125 करोड़ रुपए है या 50 करोड़ रुपए है, तो उसका जो जमा राशि है उसको अगर कोई मुख्यमंत्री चाहेगा, अगर दिग्विजय सिंह चाहेंगे राघव ले जाएंगे, अगर शिवराज जी चाहेंगे वो दिल्ली ले जाएंगे, या और कोई मंत्री चला तो वो हरदा ले गया, कोई चला तो बालाघाट ले गया। ये अपनी मर्जी पर उनकी तय रहता है। अब उसमें जो सीहोर का किसान है, उसको आज तक मैं आपको चुनौती देता हूं और आप मुझे बताइएगा, सीहोर, विदिशा, ये मैं नाम उन मंडियों के ले रहा हूँ जो करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं, हरदा या राजगढ़, मुझे ये बताइए इन जो बड़ी मंडियों में किसानों के लिए खाने से लेकर ठहरने तक की क्या 5 स्टार तो छोड़िए 3 स्टार फैसिलिटी है? देखिए, ये सरकार की मानसिकता पर है, सरकार को किस तरह देखो, अब आप लगातार सुनिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट की बात कर रहा हूँ भाई साहब, अब आप सुन लीजिए, बजट काफी है, मंडी के ऊपर काफी बजट है। अब आप मुझे टैक्स का नहीं, मैं टैक्स की बात होनी चाहिए, और ये जो पैसा खर्च होता है वो किसानों के हित में ही खर्च होता है, किसानों के हित में ही किसानों के हित पे तो नहीं हो रहा, पर किसान को सुन तो लीजिए, किसान आज भी भोपाल में आता है तो उसको ना खाने को मिलता है, ना ठहरने के लिए वहाँ अच्छे होटल हैं। आप मुझे एक मंडी में बताइए कि होटल हो जहाँ किसान आके रुक जाए, अपनी कृषि उपज यानी ट्रॉली को एक कॉर्नर पे लगा दे, वहाँ आराम से रहे, जब उसका नंबर आए वो उसको सेल कर सके। अभी आपसे आपको मैं चुनौती देता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या एक भी मंडी में किसान के लिए ये व्यवस्था है क्या?
नहीं, होना चाहिए ना, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ, 60 साल आपकी गवर्नमेंट रही, 15 साल 20 साल इनकी गवर्नमेंट रही बीजेपी की, तो आप बताते क्यों नहीं जनता को कि ये कल ही खुल जाएगी आपकी, क्योंकि आपके नेता शेड निर्माण करा रहे हैं अपने यहाँ। उनने कहा काय के कह लगा ये हज यात्रियों के लिए, ये दुर्गा जी के लिए, ये फलाने की पैसा कहाँ से जा रहा है? मंडी से। आपके क्षेत्र सुन लीजिए, आपके क्षेत्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, मंडी का पैसा मंडी बोर्ड में ही खर्च होता है। मैं आपको बता चुनौती दे रहा हूँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। चुनौती इसलिए दे रहा हूँ कि चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे बाकी के मुख्यमंत्री रहे हो, सब मंडी का पैसा काय पर लगाते हैं। बाकी का क्या 15 साल से, अरे भाई 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह तो 25 साल पहले थे, दिग्विजय सिंह जी ने बहुत काम किया। अभी तो 15 साल की बात करो ना। अरे आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? भारतीय जनता पार्टी के किसान पुत्र थे, शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र थे, उनने क्यों उस बारे में ध्यान नहीं दिया? आप बार सीहोर की बात कर रहा, विदिशा की बात कर रहा, दोनों कार्य क्षेत्र उनके दोनों कार्य क्षेत्र उनके ही रहे। भारतीय जनता पार्टी कर लेंगे, मुख्यमंत्री के रहे, सुन तो लीजिए, उनको करने चाहिए, क्यों नहीं कर रहा उन्हें ये सब चीजें? चलिए मैं छिंदवाड़ा की कर लेता हूँ आपसे बात। छिंदवाड़ा बढ़िया व्यवस्था है, भोपाल में अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सब व्यवस्था है, रुकने की भी व्यवस्था, ठीक है, वो अच्छी नहीं बताए ना, अच्छे की नहीं होगी, लेकिन जब करोड़ों रुपए आपके पास टैक्स के रूप में होना चाहिए, ये सही बात है, होना चाहिए, नहीं अब आप होना चाहिए नहीं है, लेकिन आप 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप मुझे किसानों के बारे में बताइए, 1.25 साल आपकी गवर्नमेंट रही, क्या आपने कृषि उपज से जो आय होती है आपको, उसके को किसानों के हित में कहाँ लगाया? किसी किसान को आपने मुआवजा दिया? 15 साल की किसान कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों के 2 लाख करोड़ 2 लाख तक के कर्जे माफ किए और 55 लाख किसान पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में माफ कर रहे हैं, पूरे संसार। और उसी सब चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया कि ऐसा नहीं हो कि हमको कहीं कहीं कल खतरा हो जाए, और इसलिए सरकार को गिराया। जो बिल जो लेके आए, जो किसान विरोधी बिल लेके आए, ये ताबड़तोड़ तरीके से लेके आए, ये ताबड़तोड़ तरीके से लेके आए। कांग्रेस के जो कड़वी सच्चाई सुनिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कड़वी सच्चाई, अब आप उसको सुन लीजिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, उसकी कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। मंडी टैक्स का पैसा मालूम है आपको कहाँ जाता है? ये जो नेताओं के प्रोग्राम होते हैं, यहाँ टेंट लगना है, यहाँ पर फलानी प्रदर्शनी लगना है, यहाँ पर प्रचार प्रसार होना है, उसमें लगा दो। किसानों को आज भी ना तो 3 स्टार 5 स्टार होटल मिलता है, मैंने जो आपसे कहा, अगर वो कृषि उपज लेकर आ रहा है, ना उसको डीजल में कोई रिबेट है, लाने जाने का कोई परिवहन का साधन नहीं है, कोई मंडी उसके बाद साधन नहीं भेजती कि हम ट्रैक्टर ट्रॉली भेज देते हैं, आप भर के भेज देना। मैं अभी अविनाश जी से भी पूछूंगा तो वो बता देंगे। मुझे तो आप ये बताइए कृपा पूर्वक कि अगर ये सब चल रहा था तो जितना बीजेपी जिम्मेदार उतनी ही कांग्रेस जिम्मेदार। आप मंडी टैक्स का पैसा ले रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, किसान के ऊपर तो नहीं कर रहे। अरे कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने तो 15 महीने में किसानों को जितना सम्मान दिया है, क्योंकि वो हमारे सुनिए अन्नदाता है, उनका तो इतना कर्जा, पूरा कर्जा माफ किया, 2 लाख तक का कर्जा, 2 लाख तक का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार से पूछ नहीं रहे आप पूछ रहे 15 महीने की सरकार से। अरे क्या प्रकाश जी आप बात कर रहे हैं? आप 40 साल पुराने पत्रकार हैं, आप मुझे पूछ लिए जो 15 साल तक हमने तो व्यवस्था सुधारी है, हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा है, हमने शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा, हमने तो माफिया का बुरा किया, मंडी टैक्स का भी सही उपयोग किया, मंडी टैक्स का क्या हुआ? मंडी टैक्स का भी सही उपयोग किया। हम किसी दिन चर्चा कर लो इस बारे में भी, पूरी हम डिटेल आपको दे देंगे। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा किसानों के सम्मान का पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता के कारण ही पूरे देश का व्यापार चल रही है, पूरे देश का व्यापार चलता है, पूरे देश का व्यापार चलता है। और इसलिए कांग्रेस ने सबको लेकर 2 लाख करोड़ तक का कर्ज माफी की घोषणा की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिरा दी, और ताबड़तोड़ तरीके से ये 3 बिल लेके आए। निश्चित रूप से ये मैंने आपकी बात समझ ली और किसान भी आपकी बात समझ गए होंगे। अब मैं अविनाश जी आपसे पूछता हूँ, ये जो नेताओं का दोहरा चरित्र हो गया है, किसान को लेकर हमेशा 2 ही बातें करते हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। हम यहाँ किसी का समर्थन करने नहीं बैठे, पर सवाल ये है कि किसान को अगर उसकी कृषि उपज महंगी पड़ रही है तो उसका एक कारण लागत। कोई भी सरकार आप मुझे बताइए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कभी किसी ने ये प्रयास किए कि नहीं साहब हमारा मंडी टैक्स बहुत आ रहा है तो हम किसानों को फ्री में कीटनाशक दे दें,
फ्री में खाद दे दें, फ्री में खाद बीज दे दें, या सब्सिडी पर और दे दें, या फिर उसको ऐसा कर दें कि उसकी लागत जो है वो घट जाए। क्या कभी ऐसा आपके सुनने में आया? हाँ, इसके पहले बहुत पहले एक कल्चर खाद का एक अपना वो लगा था उद्योग जे इधर JK रोड के पास में। तो उसमें क्या था कि यदि कल्चर खाद डालते हैं तो उसमें वो सस्ती होती है और उससे उपज भी बढ़ती है और मिट्टी खराब नहीं होती। तो इस तरह के जब बने हुए थे पूरे, ये आयात किया था अपन ने तमिलनाडु से। तमिलनाडु के लोग आए और उन्होंने वो केंचुए वाली जो खाद डेवलप की, उससे क्या हो रहा था कि एक तो सस्ती पड़ती है, उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना पड़ता है। मगर कुछ लोगों ने मतलब चूँकि वहाँ से जो इतने कीटनाशक और इतनी यूरिया वगैरह के पैसे मिलते थे तो उन्होंने उसको बंदी करा दी, उसमें ताले डाल दी। अब क्या है कि जो देखिए कोई भी किसान का कोई भी कर्ज माफ़ करके उसका कोई हाँ उसका कोई अच्छा इसलिए नहीं हो सकता कि किसान चारों तरफ से घिरा रहता है, चारों तरफ से तीर चले रहते हैं, कभी लड़की की शादी, कभी ये, कभी उसमें बैंक से, है ना, आपदा भी हो सकती है। अब क्या है कि यदि अपन कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो आप इसका ऋण माफ कर दूंगा, वो कोई भी किसान का हल नहीं है। इसका हल एक ही है, लागत राशि घटाई, हाँ लागत राशि, हाँ ये घटाई जाए और उसको उम्दा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट में ही मिल पाएगा। और उसको जो देसी फार्मूला है, कल्चर है या इसका कंपोस्ट खाद के बारे में उसको समझाया जाए और गांव प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट एक एक गांव गोद लेके उनको वर्किंग करके बताए, तब वो पूरा विस्तार होगा, तब जाके उन लोगों को, किसानों को उसका लाभ मिलेगा और उसके जो खर्चे हैं वो कम होंगे। और उसमें फर्टिलाइज़र में जब देते हैं तो ज़्यादा निकलता है मगर अगले साल कम हो जाता है। और मगर नेचुरल खाद में क्या होता है कि मतलब 1 एकड़ में 30 से 32 बोरे भी निकल सकते हैं। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर कारण जी कि किसानों के हित के लिए योजनाएं जो बनती हैं वो कागजों पर है, जो टैक्स रहता है वो नेताओं की जेब में जा रहा है। सवाल ये है कि अगर कोई नियम आ रहा है, आप ही लाए थे हालांकि ऐसा नहीं है, पर उसमें कहने में गुरेज क्यों है? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कभी तो बोलो कि हाँ नहीं ठीक है, प्रयोग करके देख लें, तो अगर खराब होगा तो वापस ले लिया जाए। देखिए प्रकाश जी, हाँ, अभी तक केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो योजनाएं लेके आई, नोटबंदी की लाई, नोटबंदी फेल हो गई, आज फिर देश में नकली नोट आने लगे, ठीक है, उसमें कितने लोगों की जाने गई ये भी सब देखा हूँ, कितने लोग परेशान हुए ये भी सबने देखा हूँ, और इसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई पूरे देश की। दूसरा, अभी हाल ही में कोरोना का मामला आया, उन्होंने 21 दिन में हम कर देंगे, 21 दिन के बाद क्या करा? आज हालात कितनी है, आज कितनी हालत, केवल राजनीति के कारण, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी। कारण जी देखिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे बताइए अगर 21 मार्च को लॉकडाउन नहीं होता तो क्या भोपाल में इतने बेड थे उस समय, या भोपाल में सैनिटाइजर, मास्क, इतनी स्थितियाँ, या जिसको कहते हैं ना कि हॉस्पिटल तैयार थे उस समय? देखिए प्रकाश जी, अगर उस समय सुन लेते कि आपसे बहुत कड़वा होता है और आप कम से कम साइंटिफिक तरीके से बात करिए, मुझे ये बताइए कि उस समय अगर 2000 मरीज रोज निकलते तो मरते ही ना। अगर 3 महीने बंद करके उनकी जीवन आपने बचा लिया तो कोई गुनाह हो गया था? देखिए प्रकाश जी, आप जो बोल रहे हैं वो आप अपने हिसाब से ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फरवरी में जब राहुल गांधी जी ने बोला था प्रधानमंत्री से कि हमें देश के लॉक करने चाहिए, कोरोना का संकट पड़ रहा है, तो अगर उस समय सुनिए तो अगर सुन लो हमारी भी सुन लो, आप हम सुन ही रहे हैं। जब फरवरी में उन्होंने बोला था, और अगर फरवरी में वो संज्ञान ले लेते माननीय प्रधानमंत्री की, और उस समय एयरपोर्ट टाइट कर देते, अगर एयरपोर्ट टाइट कर देते कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच करते, उन्हें क्वारंटाइन में रखते, तो जो देश में जिस तरह से प्रकोप फैला, चाहे वो दिल्ली का मामला लेके आए उन्होंने, वो मस्जिद में ऐसा हुआ, ये सब चीजें नहीं आती सामने, क्योंकि वो सब बाद में ही हुआ। ये सब एक सवाल इसमें, अगर ये सब चीजें एयरपोर्ट पे ही है ना आपका फोकस जी, तो अब मुझे बताएं 200 देश सबके सब मूर्ख थे, जिन लोगों ने, सुनिए आप, जिन लोगों ने इस चीज को मान करा है उन देशों में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। मैं आपसे उन देशों में केवल अमेरिका ने इसमें अपनी वो बताई, अमेरिका में सबसे ज्यादा है,
यूरोप में सबसे ज्यादा है। यूरोप में सबसे ज्यादा है, लेकिन जिन देशों ने इसमें बचा ही अपनी- गया, भारत बचा हो तो नहीं, अगर राहुल गांधी जी की लाइन पे चलते तो निश्चित रूप से भारत बच जाता, लेकिन उन्होंने उस बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन और आपने एक बात बताई, चल ठीक है, वो अन्य अच्छा करा के भैया हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, चलो आज हमने क्या 3 महीने बंद करने के बाद क्या हमने व्यवस्था कर पाए? हमारे यहाँ हम भोपाल की बात करें, भोपाल में हमारे हमीदी हॉस्पिटल की इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिनमें 1,000 2,000 बेड एक बिल्डिंग में लग सकते हैं, 3-3 4-4 बिल्डिंग है। क्या कारण था कि हमने उसमें व्यवस्था नहीं करी? क्या कारण था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद भी भर्ती हो रहे हैं? अरे हमको तो ये जानता था, आपको पता होना चाहिए, जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे तो उन्होंने भले ही डॉक्टर बाहर से बुलाया, लेकिन उन्होंने अपना इलाज हमीदी हॉस्पिटल में करवाया। क्या आवश्यकता नहीं थी कि अगर शिवराज सिंह चौहान हमीदी हॉस्पिटल में जाते? ये आपका सजेशन ठीक है। क्यों हमारे मंत्री और विधायक हॉस्पिटल में जाते? ये सही कह रहे हैं। क्या ये अगर हम हमारी मानसिकता अगर इस तरह की रखें तो निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था ठीक रहती। तो कोरोना का संकट बड़ा है और आज आप हालत ये है प्रकाश जी, भोपाल के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, कहीं भी ये दर्शक भी मान रहे हैं साहब, ये तो कहीं भी कोई बेड खाली नहीं है, चाहे आईसीयू का मामला मान लो, चाहे गैस का मान लो, कोई एक भी पलंग खाली नहीं है पूरे भोपाल के हॉस्पिटल, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी। ये मानसिकता आदरणीय प्राइवेट वाले लूट भी रहे हैं। मैं तो इससे आगे भी अभी लूटने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर मोदी जी उस समय संज्ञान ले लेते, क्योंकि ये सब लगे थे मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाए और हमारा कब्जा हो जाए, और उसी चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति निर्मित हुई है। अब आप बताइए कि किस तरह से इनकी बातों में विश्वास करें, किस तरह से किसान बिल को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी तक जो भी लेके आए इन्होंने कहीं एक भी अपनी एक भी बात को पूरा नहीं किया। चाहे काले धन की बात हो उसको पूरा नहीं किया, चाहे 15 लाख की बात हो उसको पूरा नहीं किया, तो चाहे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात हो उस पर कोई बात नहीं। किस आधार पर मोदी जी के ऊपर हम विश्वास करें? चलिए अच्छी बात है, विपक्ष को वैसे ही विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं ये पूछूंगा कि कुछ तो किया होगा इस सरकार ने, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी किया होगा मतलब क्या होता है? सरकार का काम है करना। देखिए सरकार जनहितैषी होती है, जब सरकार जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा आप करोगे तो हो सकता है सरकार काम उसमें गलत हो। नहीं जब अच्छा एक बात बताइए, हाँ। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हो हम नहीं करने, अरे जब भारतीय जनता पार्टी शासित यूपीए एनडीए की सरकार की मंत्राणी ने इस्तीफा दे दिया तो फिर आप समझ लो ना कहाँ दिक्कत है, नहीं क्यों नहीं बोले? अरे इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। नहीं किसानों के हित में ही दिया ना उसने किसानों के हित में इस्तीफा दिया। क्यों राजनीति का होगा जब उनकी सरकार की मंत्री है? अगर इस्तीफा दिया तो उसको क्लियर करें, उस बात को क्लियर करें। मैंने अभी आपको एक कारण समझा दिया ना कि महाराष्ट्र और पंजाब में एक लॉबी है, वो नहीं चाहती कि ये मंडियों का प्रभुत्व खत्म हो, क्योंकि उनका टैक्स मारा जाता है, उनकी पूरी कंपनियां जो एक अपना नेक्सस चलाए हुए हैं वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्रकाश जी, पैसा किसी की जेब में नहीं जाता, जो पैसा मंडी का भी आएगा वो भी जनहित में ही लगता है, जनहित के कामों में लगता है। अभी अलग बात है लिया ना आपसे, आपके पास जवाब ये अलग नहीं, मैंने बताया ना आपको ये अलग, और ये सब चीजें ये सब चीजें कलेक्टर के अधीन होती हैं। ये कलेक्टर उसका कहाँ उपयोग कर सकता है, जनहित में क्या कर सकता है, ये कलेक्टर नहीं होता है इसमें। मंडी बोर्ड का जो पूरा योगदान है वो मंडी बोर्ड का अध्यक्ष तय कर रहा है, मंत्री तय करता है, वहाँ का एमडी तय करता है। अब आप फालतू का क्या घुमाइए मत, जनता को सब समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ अविनाश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मतलब भारतीय लोकतंत्र की खूबी भी है कि ठीक है कोई चीज आएगी तो उसका विरोध होना चाहिए, और लोकतंत्र में ये खूबसूरती है कि अगर सत्ता में कोई बैठा हुआ है तो उसके प्रति हमको ये देखना चाहिए कि कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, बार बार उस पर उंगलियां उठानी चाहिए ताकि वो सही से चले। पर क्या लगता है आपको कि कई बार पार्टियां आपसी राग द्वेष के चक्कर में सब भूल जाती हैं? हाँ, इसमें बस ये जरूर है कि जो टाइमिंग है जो अभी विधेयक की, वो चूँकि देश हित में उचित नहीं थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने किसान के लिए किया, मगर चूँकि इधर कोरोना ऐसी आदमी उससे भयभीत है, परेशान है, और कई लोग अपने जान भी गंवा रहे हैं, अपने पास इलाज भी नहीं है उसका, तो ऐसे समय जो टाइमिंग थी वो थोड़ी सी आदमी को, आम आदमी को मतलब जिसको कहने की पचा नहीं पा रहे हैं। पर इसमें आपको नहीं लगता कि अभी रिजल्ट आए बिना ही पहले ही उन्होंने कह दिया कौवा कान ले गया? तो नहीं, देखिए इसमें तो कोई भी विधेयक हो जब तक आने तक, मतलब देखिए
जब हाँ, विधेयक उसका नोटिफिकेशन practically होगा, बिल्कुल पूरा सही वो है। होगा, और उसमें उसका 1 साल लग उपयोग जाता होने है। तक, हाँ। 1 साल 2 साल लग जाते हैं धरातल पे आने। अपना देश बहुत बड़ा है और मतलब चलेगा, वहाँ से आएगा, एक एक स्टेट में आएगा, गांव-गांव जाएगा, उसमें 1.5 से 2 साल लगते हैं और 2 बिल्कुल साल के सही। बाद 1 साल उसके डेवलपमेंट में लगेंगे, मतलब बिल्कुल। 3 साल तो बाद वो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चीज़ खराब है तो वो आप अपनी बात कह सकते हैं कि हमने ये चीज़ें इसमें कही थी, ये खराब निकल रही, तो उस पर जनता का भी रिएक्शन आएगा। जनता हो सकता है सरकार बदल दे, या जनता हो सकता है सरकार से इतना दबाव बनाए कि वो कानूनी बंद हो जाए या जिसको कहें वापस हो जाए। सवाल ये भी उठता है कि अगर नोटबंदी को लेकर सरकार ने कुछ किया तो गलती बाद में मानी गई कि हाँ ये तो कारगर उतनी साबित नहीं हुई, क्योंकि जितना रुपया मतलब था वो सभी सब जमा हो गया, तो उतना उस उद्देश्य में सफल तो नहीं हुआ। हाँ। पर सवाल यहाँ ये है कि अगर 100 काम कर रहे हैं और उसमें से 80 काम अगर ठीक हैं, तो क्या इसके लिए 100 काम करना बंद कर दें? नहीं नहीं, देखिए इसमें क्या है, जो व्यक्ति करता है उसी से गलती भी होती है, और ये सही बात है, इसमें कोई बुरा वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपन परिवार के लिए करते हैं, देश के लिए कोई भी आदमी काम करता है तो 100 में से 100 नंबर आना मुश्किल है। मगर चूंकि ये जो कृषि वाले मतलब आम आदमी जो है वो अपनी कृषि से रिलेटेड है, कहीं ना परोक्ष अप्रोक्ष रूप में आदमी किसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आबादी के अनुसार, इसलिए यदि वो उसका जो फायदा है वो दो साल के बाद ही मालूम पड़ेगा अच्छे क्या और इसका बुरे का फायदा क्या। है, क्या नुकसान है, जी। और उसके लिए जनता को तैयार रहना जी। चाहिए। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और चर्चा का सार भी यही है कि किसानों के फायदे के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उसे विपक्ष वाकई जिसको कहें नीट चीज विवेक से चेक करे और देखे, और ये भी देखे कि अगर वो गलत है तो उसके बारे में जनता को बताए। पर जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, व्यवस्था में नहीं आ पाता, उसके पहले ही उसका विरोध कर देना कहीं ना कहीं विकास के लिए भी बाधक बनता है। और इसमें हो सकता है किसानों का भला हो सकता है किसानों का नुकसान हो, ये समय रहते भी बताया जा सकता है। और लोकतंत्र की खूबी भी ये है कि अगर नियम गलत है या कोई संशोधन गलत किया गया है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। न्यूज़ ऑब्जर्वर खास कार्यक्रम विशेष देखते हुए बात कर रहे हैं, देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर।